दार बैठे हुए, उनकी अपनी सेना है। तो केंद्र का प्रभाव वहां नाम मात्र का है, वहां पर क्षेत्रीय शक्ति कहीं चलता है, जिसको कि फारसी विद्वान ने लिखा है राय रन का रावत ठाकुर। तो राय रन का रावत ठाकुर फारसी विद्वान ने लिखा है, तो एक तरह से तुम देखोगे तो वहां पर इन्हीं का चल रहा है, जिनको तुम राय रन का रावत ठाकुर कहते हो। तो केंद्रीयकरण को बल मिलने का फायदा क्या होगा कि अब यहाँ से जो मुक्ति जाएंगे तो मुक्ति अपना मुख्यालय बनाएंगे, नया मुख्यालय बनाएंगे, और ये सब चीजों, ये सब जो जितना क्षेत्रीय राजा हैं उनको दबा देंगे। और चूंकि मुक्ति डायरेक्टली केंद्र से जुड़ा रहेगा तो इसलिए केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बल मिलेगा, जो पहले नहीं था। पहले जो था वो आप कह सकते हो कि एक तरह से केंद्रीयकरण का ह्रास था, राजा की स्थिति नाम मात्र की थी, दूरवर्ती क्षेत्रों पर पकड़ नहीं थी। अब एकता व्यवस्था के माध्यम से सुल्तान दूरवर्ती क्षेत्रों पर पकड़ स्थापित कर सकता था। तो ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। वो अलग पॉइंट बनेगा ना, जहां पर हंसने की बात हो वहां पर रोने की बात नहीं करते है ना। हाँ, उसके लिए अलग पॉइंट बनेगा। आप ध्यान रखिए, जब मैं कहूंगा कि एकता व्यवस्था समाप्त हो गया, अब हम आपको मौका देंगे तब आपको प्रश्न, मुझे एकता व्यवस्था कर लेने के बाद आपके पास कोई प्रश्न नहीं बच जाएगा, है ना। लिखिए पॉइंट नंबर 3। आपको मैंने वहां बैठा देखा, आप इधर आ रहे हैं, मेरी आंखों में कहीं धोखा तो नहीं हुआ है? हाँ हाँ, मैंने मेरा दिमाग सही है ना? हाँ ठीक है, बैठिए। हाँ। तो नहीं, मुझे लगा कि कहीं हो सकता है हेलुसिनेशन हो रहा हो, इसलिए मैं अपने पर कंफर्म हो गया थोड़ा सा। हाँ, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा? लिखिए। हाँ, लिखिएगा कि हाँ हाँ हाँ, लिखिएगा कि हाँ, एकता व्यवस्था के माध्यम से, हाँ, एकता व्यवस्था के माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थापना करना संभव हुआ। दूरवर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को स्थापित करना संभव हुआ। दूरवर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को स्थापित करना संभव हुआ। कानून व्यवस्था को स्थापित करना संभव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मुक्तियों के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर, व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया गया। क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार को भी संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एकता मुख्यालय प्रशासनिक केंद्र होता था। एकता मुख्यालय प्रशासनिक केंद्र होता था। वहां मुक्ति के निवास के साथ साथ सैनिक शिविर भी स्थापित होता। तथा उसके आसपास एक मुस्लिम जनसंख्या भी बस जाती। इसके परिणाम स्वरूप एकता मुख्यालय नगर के रूप में विकसित होते चले गए।
इसके परिणाम स्वरूप इक्ता मुख्यालय नगर के रूप में विकसित होते चले गए। इक्ता मुख्यालय नगर के रूप में विकसित होते चले गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? नगर में अधिकतर मुस्लिम जनसंख्या पर आधारित। एक पॉइंट और लिखिएगा, हाँ लिखिए, हाँ क्षेत्रीय स्तर पर मुक्ति, हाँ सॉरी, हाँ हाँ इक्ता के माध्यम से, इक्ता के माध्यम से, चाहे हाँ इक्ता व्यवस्था के माध्यम से, इक्ता व्यवस्था के माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार भी संभव हुआ। दूरवर्ती क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार भी संभव हुआ। दूरवर्ती क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार भी संभव हुआ। दूरवर्ती क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार भी संभव हुआ। इस्लाम का प्रसार भी संभव हुआ, हाँ ठीक है। हाँ मुक्तियों के द्वारा, मुक्तियों के द्वारा विद्वान, कला एवं साहित्य को भी संरक्षण दिया गया। विद्वान, कला एवं साहित्य को संरक्षण दिया गया। यह अस्मरणीय है कि अमीर खुसरो जैसा प्रसिद्ध विद्वान, यह अस्मरणीय है कि अमीर खुसरो जैसा प्रसिद्ध विद्वान सबसे पहले दीपालपुर के इक्ता मुख्यालय में राजकुमार मोहम्मद, बलवन का बेटा याद है ना, राजकुमार मोहम्मद के अधीन संरक्षण पाया था। राजकुमार मोहम्मद के अधीन संरक्षण पाया था। इक्ता मुख्यालय में राजकुमार मोहम्मद के अधीन संरक्षण पाया था। उसके बाद वह दिल्ली आया। लेट ही नहीं, तुम आते क्यों हो हमको नहीं समझ। बीच बीच में हमें ऑबलाइज करने के लिए आ जाते हो अपनी उपस्थिति से। बैठो, आओ, इसको जगह दे दो। क्या लिखा? जो इस पर अपना स्टैंड बता सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने वो पेज पढ़ा था जिसमें सामंती है या नहीं है वो लिखा हुआ था? पढ़ा था? कितने लोग, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने पढ़ा था वो? अच्छा बाकी लोग क्या बुकलेट नहीं पढ़ते हो या पीछे पीछे चलते हो कुछ तो? हाँ मतलब सभी लोग बुकलेट पढ़ते हो ना, मैंने ऐसा तो कोई नहीं कि बुकलेट नहीं पढ़ते हो, क्योंकि अगर बुकलेट नहीं पढ़ते होगे तो आगे से मैं मॉडर्न से देना बंद कर दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। फिर क्लास में ही समझाएंगे आपको या बुक बता देंगे, आप चाहेंगे बुकलेट नहीं पढ़ेंगे तो क्यों बर्बाद करेंगे, वैसे बच्चे को देंगे जो पढ़ते होंगे। तो अगली बार मॉडर्न में पूछ लेंगे कौन कौन बुकलेट पढ़ते हैं, उन्हीं को बुकलेट देंगे, जो नहीं पढ़ते होंगे ना उसको हम छुट्टी कर देंगे बुकलेट से। ओके ठीक है। तो आप लोग में क्या है कि सभी लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, मतलब पीछे पीछे पढ़ते हो क्या? बहुत लोग, हाँ मतलब जैसे मैंने जो आपको पूछा कि कितने लोगों ने बुकलेट पढ़ा है, तो ईमानदारी से हाथ उठाया कि हाँ हमने पढ़ा है, कुछ ही बच्चों ने। बाकी बच्चों ने नहीं उठाया तो बाकी बच्चे पढ़ते ही नहीं हो, या हो सकता है कि हम जैसे आज पढ़ा दे तो उसके बाद जाके पढ़ते हो, क्या करते हो? या फिर समय नहीं बचता है कॉपी से ही काम चलाता दो, पढ़ते हो? हाँ अच्छा ठीक है। बहुतों में तो हाईलाइट किया हुआ होता है। तुम्हारा बुकलेट कहाँ है? पढ़ते हो? अंडरलाइनिंग दिखाओ तो जरा। एकदम सादा है। अच्छा देखें, हाँ नहीं कुछ कुछ लगा हुआ है, कुछ कुछ लगा हुआ है। तो वो जो साइड में जो कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर में पॉइंट बना लिया करो, उससे तुमको स्मरण रखने में सुविधा हो। एक ही जगह पर आपको इतना सारी चीजें मिली हुई है, आप क्या बुक्स में 10 बुक्स में पढ़ोगे तो भी इतना नहीं मिलेगा जितना इस बुक में। इसको पढ़ो बिल्कुल ही। स्वांतः सुखाय पढ़ना है तो एनसीईआरटी की रीडिंग दे दो,
उसके बाद बुक्स क्यों पढ़ोगे? बुक्स अगर पढ़ोगे तो बुक से खींच नहीं पाओगे, तुम्हारा समय चला जाएगा। तुम्हारे पास दिन के अगर पढ़ने के 8 घंटे, तो इसमें अगर तुमने 3 घंटा बुक पढ़ लिया तो तभी होगा कि जब तुम्हारा यूपीएससी की तैयारी का 3 वर्ष अगर रखो तो ये भी है, चलेगा, लेकिन इतना समय रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बुकलेट तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, बुक्स भी पढ़ोगे तो भी, तब बुक्स को तुमको एडिशनल में पढ़ना पड़ेगा, और बुकलेट कंपल्सरीली पढ़ना पड़ेगा। बुक्स पढ़ने का हमेशा फायदा होता है, ऐसा नहीं है फायदा नहीं होता, लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म चाहिए उसके लिए। अगर तुम लोगों को जितनी जल्दबाजी, जितना कम समय लेकर आते हो, समझ रहे हो ना, उतना कम समय में बुक नहीं पढ़ा जाता है। उसमें आप ज्यादा बुक पढ़ोगे तो तुम्हारे पास समय ही नहीं, तो ये दिक्कत होती है। तो ये अगर पढ़ोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अगर बुक पढ़ोगे भी तो समझ में नहीं आएगा, तुमको स्वांतः सुखाए कुछ मिलेगा, या हो सकता है कि क्लास करने के बाद बुक पढ़ो तब कुछ बातें तुमको ज्यादा दिखे। क्लास करने से पहले तो बुक में तुमको दिखेगा ही नहीं, वो सब कुछ वहां तुमको लगेगा हाँ ठीक है, तो वहाँ पर फैक्ट जाके नोट करोगे। चाहे जो बच्चे किसी दूसरे संस्थान से आते हैं या रीजनल सेंटर से आते हैं, तो वो लोग जो बात करते हैं शुरू में, तो बात करने से लगता है कि उनको केवल तथ्य पढ़ाया गया है। वो इतिहास का मतलब समझते हैं कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन, हाँ सर ये हुआ, तो उसमें बर्नी वाली वो घटना, लेकिन बर्नी वाली वो घटना का इम्प्लीकेशन क्या है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज बुक्स में पढ़ने के बाद तुम खींचोगे, जब क्लास करने के बाद अगर बुक्स पढ़ोगे, और अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो फिर ज्यादा फायदा होगा। तो अभी तत्काल हम लोग यही करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि स्वांतः सुख है, एनसीईआरटी का रीडिंग दे देना। जैसे भक्ति सूफी आएगा तो एक टॉपिक में कहूंगा कि तुम एनसीईआरटी से उसको पढ़ना, जो 12वीं कक्षा वाली है, उस भक्ति सूफी बहुत एग्जॉस्टिवली लिखा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ। भक्ति सूफी पर मैं भी जो मेटेरियल दिया हूँ वो भी बहुत एग्जॉस्टिव है, क्योंकि भक्ति सूफी तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो उसको पढ़ना। फिर विजयनगर तुम्हारा दिया हुआ है उसमें 12 कक्षा वाली में, तो उसको रीडिंग दे देना। उस मैं कह दूंगा कंपल्सरीली वो रीडिंग थोड़ा देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम तुमको ज्यादा देना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दूंगा चैप्टर, जो वो चैप्टर आप देख लेना है ना, और बाकी उसको रीडिंग दे लेना, इसको चलने दो। अभी दूसरी बुक मत खोलो, दूसरी बुक खोलोगे तुम्हारा डाइवर्जन होगा। अगर वही पढ़ना होगा तो क्लास के बाद पढ़ लेना फिर, है ना। तो क्या सामंती था, इसमें मैं बताना चाहूंगा, उसमें लिख देना, लिखिए हाँ, जब हम सामंतवाद की बात करते हैं, लिखिएगा हाँ, जब हम सामंतवाद की बात करते हैं, सामंतवाद की बात करते हैं, तो हमारे समक्ष इसके निम्नलिखित लक्षण उपस्थित हो जाते हैं, चाहे इसके निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं, निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसा भी लिख सकते थे कि सामंतवाद के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं, ये ज्यादा सही रहता है। खैर चलो, अब डैश देकर .1, हाँ हाँ हाँ, कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक लक्षण माने जाते हैं, ये ज्यादा सही रहता है। खैर चलो, अब डैश देकर .1, हाँ हाँ हाँ, कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे तक एक पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा ढांचा स्थापित होना, ढांचा स्थापित होना, हाँ, होना, हाँ, 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 राजा, उपराजा, उपराजा, हाँ, 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 बड़े भूस्वामी, हाँ, सॉरी, हाँ, बड़े भूस्वामी, स्वामी, हाँ, फिर
एक और ऐसे बना देना गोला और दे देना छोटे भूस्वामी आदि, ना छोटे भूस्वामी ऐसे कर देना। अच्छा रहता जो ऊपर से नीचे देते, तुमने ओरिजेंटल लिया, वर्टिकल लेते तो ज्यादा अच्छा दिखता। एग्जाम हॉल में दो तीन चीजें करनी है तुमको, जो भी लिखना है क्लियर कट लिखना है, अगर जरूरत समझो तो पॉइंट बना लो या तोड़ तोड़ के लिखो। और दूसरा है कि कोशिश करो जहां विजुअल रिप्रेजेंट, जबरदस्ती मत करना कोशिश, वो फिर आर्टिफिशियल लगता है, कि जहां पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सको वहां पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे डालो। राजा, उपराजा, बड़े भूस्वामी, छोटे भूस्वामी आदि। अब बड़े भूस्वामी, छोटे भूस्वामी आदि। अब नीचे पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2, हाँ, पॉइंट 2, राजा की स्थिति, राजा की स्थिति अत्यधिक कमजोर एवं वह नाम मात्र का संप्रभु, अत्यधिक कमजोर एवं वह नाम मात्र का संप्रभु। बात समझ में आ गई कि नहीं? पॉइंट नंबर 3 में लिखो, अधीनस्थ शासक। बात समझ में आ गई कि नहीं? पॉइंट नंबर 3 में लिखो, राजा की स्थिति, राजा की स्थिति अत्यधिक कमजोर एवं वह नाम मात्र का संप्रभु, अत्यधिक कमजोर एवं वह नाम मात्र का संप्रभु। बात समझ में आ गई कि नहीं? पॉइंट नंबर 3 में लिखो, अधीनस्थ शासक, अधीनस्थ शासक, शासक तथा भूस्वामियों की, भूस्वामियों की मजबूत स्थिति, भूस्वामियों की मजबूत स्थिति, स्थिति तथा राजा की उन पर निर्भरता, मजबूत स्थिति तथा राजा की उन पर निर्भरता, राजा की उन पर निर्भरता। ओके, पॉइंट 3 हुआ। पॉइंट 4 लिखिए, 3 हो गया ये। पॉइंट 4 लिखिए, लिखिए पॉइंट 4, हाँ लिखिए, हाँ, कुलीन वर्ग का वंशानुगत होना, कुलीन वर्ग का वंशानुगत होना, कुलीन वर्ग का वंशानुगत होना। अब पहले ये चारों फीचर्स को समझो और ओके करो कि चारों फीचर समझ गए। पहला फीचर है, वो पहला फीचर क्या है कि ऊपर से नीचे तक पिरामिड नुमा ढांचा होना चाहिए। और दूसरा फीचर है कि राजा की स्थिति कमजोर होनी चाहिए। तीसरा फीचर है कि मध्यस्थ और बिचौलियों, जिसमें कि अधीनस्थ शासक हैं और भूस्वामी हैं, और अधीनस्थ शासक और भूस्वामी को शक्तिशाली होना चाहिए। ये तीसरा फीचर है। और चौथा फीचर है कुलीन एवं का वंशानुगत। सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसका परीक्षण करेंगे कि ऐसा वाकई में था कि नहीं। पैराग्राफ चेंज करिए, ठीक है, पैराग्राफ चेंज, हाँ, कोई हेडिंग नहीं, वैसे ही लिख दो। हाँ, अगर हम सल्तनत कालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में, सल्तनत कालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में उपयुक्त विशेषताओं
का परीक्षण करते हैं, उपयुक्त विशेषताओं का परीक्षण करते हैं, तो फिर हमें निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं। तो फिर हमें निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं। अब नीचे वहां पर डैश देकर और यहाँ पर बिंदु दे दे के 3-4 पर लिख दो। वैसे आप पॉइंट भी दे सकते हो, बिंदु भी बना दो, ऊपर पॉइंट दिए ही हो, एक बिंदु बना के लिखो कि प्रथम विशेषता के संदर्भ में, प्रथम विशेषता के संदर्भ में, प्रथम विशेषता के संदर्भ में, प्रथम विशेषता के संदर्भ में रेवर्टी नामक, प्रथम विशेषता के संदर्भ में रेवर्टी नामक एक विद्वान ऐसा मानते हैं, रेवर्टी नामक एक विद्वान ऐसा मानते हैं, एक विद्वान ऐसा मानते हैं कि एक प्रकार का पिरामिड नुमा ढांचा कायम था, एक प्रकार का पिरामिड नुमा ढांचा कायम था, पिरामिड नुमा ढांचा कायम था, अर्थात सबके ऊपर सुल्तान, सबके ऊपर सुल्तान, उसके नीचे अमीर, उनके नीचे हिंदू कुलीन, उनके नीचे बड़े हिंदू भूस्वामी कर दो। बड़े हिंदू भूस्वामी, बड़े हिंदू भूस्वामी, उनके नीचे छोटे हिंदू भूस्वामी, उनके नीचे छोटे हिंदू भूस्वामी आदि, उनके नीचे छोटे हिंदू भूस्वामी आदि पैराग्राफ चेंज करना। परंतु तथ्यों का गहराई से परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है, परंतु तथ्यों का गहराई से परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है, तथ्यों का गहराई से परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है तथ्यों का गहराई से परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि यह पिरामिड नुमा ढांचा का स्वरूप वह नहीं था जो सामंती व्यवस्था में दिखता है, सामंती व्यवस्था में दिखता है, वस्तुतः सामंती व्यवस्था के तहत, सामंती व्यवस्था के तहत इनके बीच एक विशिष्ट प्रकार के संबंध होते और ऊपर से नीचे तक सभी के अधिकार और दायित्व निर्धारित होते, ऊपर से नीचे तक सभी के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित होते
ऊपर से नीचे तक सभी के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित होते। देखो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे सामंती व्यवस्था होती है, तो सामंती व्यवस्था की एक खासियत ये होती है कि जैसे अब राजा है, अब यूरोप, अब भारत में तो उस तरह का क्लासिकल फ्यूडल स्ट्रक्चर था ही नहीं। तुम जो नहीं देखा वो आगे देखोगे। लेकिन जैसे यूरोप में था, तो उसमें क्या है कि अब किंग है तो किंग लॉर्ड उसको सैनिक सेवा प्रदान करता है, लॉर्ड उसको राजस्व देता है किंग को, थोड़ा सा भरण पोषण के लिए, मतलब बहुत ज्यादा राजस्व नहीं है, और किंग को प्रजा से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं। तो लॉर्ड के माध्यम से लॉर्ड उसको नौकरशाही में भी भूमिका निभाता है, लॉर्ड उसको सैनिक सेवा प्रदान करता है, और लॉर्ड के ऊपर वो नाम मात्र का राजा बना हुआ है। अब लॉर्ड के नीचे वही काम बैरन करता है, तो बैरन को डायरेक्ट किंग से संपर्क नहीं कर सकता। बैरन सीधा लॉर्ड से संपर्क करेगा, वो लॉर्ड को सेवा देगा, लॉर्ड को सैनिक सहायता देगा, लॉर्ड को राजस्व देगा। और बैरन के नीचे जो नाइट होता है वो लॉर्ड से नहीं जुड़ सकता डायरेक्ट, वह बैरन के थ्रू ही, वो बैरन को ही अपना सेवा प्रदान करेगा। तो ऊपर से नीचे तक एक निश्चित सबके दायित्व और सबके अधिकार निर्धारित होते थे। तो इस तरह की चीज तो यहां दिखती नहीं है। तो रेवर्टी महोदय ने जो बात कही वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है, इसलिए अब पॉइंट, अब बिंदु वहां पर दूसरा दे दो। हाँ, हाँ, हाँ। क्या मुक्ति और ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? आमिर तो मुस्लिम हुआ ना, और मुक्ति जो हुआ वो तो जमींदार हुआ। अभी समझोगे मुक्ति और अमीर, ओके। मुक्ति और अमीर में वही संबंध है जो यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट और आईएएस अधिकारी में। समझ में आई कि नहीं? ये घूम गया दिमाग। हुआ तो जमींदार हुआ। अभी समझोगे मुक्ति और अमीर, ओके। मुक्ति और अमीर में वही संबंध है जो यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट